हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का कंप्लीट महामैराथन देखने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के दोनों यूनिट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही जो महत्वपूर्ण PYQ हैं उनको लेके आए हैं, ताकि एग्जाम से पहले आपका एक बार कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या फिर उत्तल व समतल दर्पण द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण के और क्या उपयोग होते हैं? क्योंकि वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं दांत को देखने में। दंत चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में तीसरा है सर्च लाइट में। सोलर कुकर में। डिश एंटीना में। डिश एंटीना में और परावर्तक दूरदर्शी में। परावर्तक दूरदर्शी में इन जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में, गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, डिश एंटीना में और परावर्तक दूरदर्शी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के छोटा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सतह है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ये नॉर्मल या फिर अभिलंब है। यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये लौट के वापस जाने वाली। ये है नॉर्मल या फिर अभिलंब। तो यहाँ पे जो आपतन कोण है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो परावर्तन कोण है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जी जिसको बोलते हैं ग्लांसिक एंगल। ग्लांसिक एंगल, ये ग्लांसिक एंगल कहा जाता है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथ ही ये भी बोला जाता, परावर्तन का नियम ये भी कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है यानी लौट के जाने वाली किरण है, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब ये जो तीनों हैं ये एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होंगे और परावर्तन की अभिवृत्ति नहीं बदलती है। अगर माध्यम चेंज हो जाता है, माध्यम चेंज होने पर वेवलेंथ और स्पीड बदल जाती है। वैसे परावर्तन की अभिवृत्ति आवृत्ति, परावर्तन की आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं चेंज होगी। पर अगर माध्यम बदल गया, माध्यम ही चेंज हो गया, तो अगर माध्यम बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब फिर उसकी वेवलेंथ और स्पीड ये बदल जाएंगी, पर आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है? दाब,
त्वरण, बल या फिर वेग। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कहलाता है बल कहलाता है। अब बल क्या होता है? तो किसी वस्तु के गति की अवस्था में बदलाव करे और साथ ही विराम की अवस्था में बदलाव करे या गति की दिशा को बदले या फिर वस्तु के आकार व आकृति में अगर परिवर्तन करता है तो उसको बल कहा जाता है। बल क्या होता है? किसी वस्तु की गति की अवस्था में अगर वो परिवर्तन करता है या बदलाव करता है, विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है, साथ ही अगर वो गति की दिशा बदलता है, गति की दिशा चेंज करता है या फिर आकार व आकृति में परिवर्तन करता है, आकार व आकृति में परिवर्तन करता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज थोड़ी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर करना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता होता है, जल को गर्म करना आसान होता है या फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए तप्त जल का जो वाटर बैग होता है, वार्म वाटर बैग होता है, उसमें जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज विधि है संवहन, विकिरण, चालन या फिर अभिवहन। तो ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज विधि विकिरण होती है और सबसे धीमी विधि चालन होती है। यह सबसे धीमी विधि है, सबसे धीमी विधि है और सबसे तेज विधि कौन सी होती है? विकिरण होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? पिच को तारत्म्य भी बोलते हैं। आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या फिर आयन पे। तो ध्वनि का पिच ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति क्या होती है? एक तरंग एक सेकंड में कोई तरंग जितने बार कंपन करती है वह उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो एक सेकंड में कोई तरंग एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है, जितने बार कंपन करती है उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण निम्न में से क्या है? ध्वनि की चाल, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन या ध्वनि का अवशोषण। तो प्रतिध्वनि किसके कारण होता है? प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और अवरोधक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगला प्रश्न है, चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन, समतल परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन। तो चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित या फिर इसी को विसरित बोल देते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब परावर्तन चिकनी सतह से होता है तब वह रेगुलर या फिर नियमित परावर्तन कहलाता है। अगर इसमें आपतित किरण आपस में समानांतर होगी तो फिर परावर्तित किरण भी आपस में समानांतर होगी। अगर आपतित किरण समानांतर होती है, आपतित किरण ये अगर समानांतर है तो फिर जो परावर्तित किरण है, यह भी समानांतर होती है। अनियमित परावर्तन क्या होता है? ये चिकनी सतह पे होता है नियमित, तो यह खुरदुरी सतह पर होता है।
खुरदुरी सतह पर होता है। और इसमें अगर आपतित किरण जो है यह समानांतर हो भी जाएगी तो भी परावर्तित किरण यह समानांतर नहीं होती है। यही डिफरेंस है नियमित और अनियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन में आपतित किरण समानांतर तो परावर्तित किरण भी समानांतर, पर जो अनियमित परावर्तन है इसमें आपतित किरण अगर समानांतर हो भी जाती है तब भी परावर्तित किरण समानांतर नहीं होती है। और जो नियमित परावर्तन है इसमें परावर्तन का नियम लागू होता है और अनियमित परावर्तन में इसमें परावर्तन का नियम नहीं लागू होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से कठोर होती है, सड़क बर्फ से कठोर होती है, बर्फ का कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होता है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। हम घर्षण बल के कारण ही तो चल पाते हैं, क्योंकि घर्षण बल ये कैसा है, विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो यह विपरीत दिशा में पीछे की ओर एक बल लगता है जिसको घर्षण बल कहते हैं। अब बर्फ में घर्षण बल नहीं होता इसीलिए पैर फिसलता है, तो इसी कारण से बर्फ सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है। उसका कारण क्या हो सकता है, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, या फिर द्रव्यमान का संरक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व क्या होता है, जिसको विराम का जड़त्व भी कहते हैं। तो यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, या फिर अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन खुद ही स्वतः नहीं कर पाती। यह होता है स्थिरता का जड़त्व। तो कोई भी वस्तु अगर वह विराम की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं कर पाती, या परिवर्तन करने में स्वतः परिवर्तन नहीं कर सकती, या फिर परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, तो क्या कहलाता है, स्थिरता का जड़त्व या फिर विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, तो यदि कोई वस्तु गतिशील है, मान लीजिए वो वस्तु गति कर रही है, पहले से ही गतिशील है, तब तक गति करती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी वो अपने गति की अवस्था में परिवर्तन खुद से नहीं कर सकती, खुद से असमर्थ होती है गति की अवस्था में परिवर्तन करने में, तो इसी को क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व। तो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ हो तो क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे चलती ट्रेन से कूदने पर आगे की ओर गिरना, पृथ्वी का घूमना भी गति के जड़त्व का उदाहरण होता है, और चलती हुई बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना, यह क्या कहलाता है, गति का जड़त्व। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कीड़ों को घरों से भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग को, रेडियो तरंग को, इंफ्रारेड तरंग को, या फिर सबसोनिक तरंग को। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग। अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होती है, तो इसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज, या फिर इसको 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब ह्यूमन तो इसको नहीं सुन सकते हैं, ह्यूमन इसको 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है इसको नहीं सुन सकते, लेकिन जो कीट होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं इसको सुनकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर असहज महसूस करते हैं, जिसके कारण वो वहाँ से हट जाते हैं। तो इसीलिए कीड़ों को घरों से भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है, जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक तंतु लैंप या फिलामेंट लैंप में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो एक फिलामेंट लैंप में विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है,
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग को आधा रखा जाए तो वस्तु का रैखिक संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आधा हो जाएगा या फिर दोगुना हो जाएगा। 2 बार दोगुना आ गया है। चलिए देखते हैं मोमेंटम या फिर संवेग बराबर क्या होता है। तो संवेग को P से डिनोट करते हैं और संवेग बराबर होता है mv यानी मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो प्रारंभिक संवेग क्या दिया है? ये हो जाएगा प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग P1 मान लेते हैं, P1 बराबर m1 इंटू V1, ये प्रारंभिक संवेग हो गया। अब अगर इसको नया संवेग निकालते हैं जिसमें कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया गया है और वेग को आधा रखा गया है। नया संवेग को P2 मान लेते हैं, हो जाएगा m2 और V2। तो द्रव्यमान को क्या किया गया है? नए संवेग में दोगुना कर दिया गया है, 2m कर दिया गया है, और वेग को V2 को क्या कर दिया गया है? आधा। V2 को वेग को आधा कर दिया गया है। तो इसमें पुट करने पे क्या होगा? P2 इक्वल टू 2m गुणे वेग जो आधा वेग है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? P2 इक्वल टू 2 से ये 2 कट हो जाएगा यानी m इंटू वी, यानी P1 की वैल्यू भी m इंटू वी है और P2 की वैल्यू भी m इंटू वी है, यानी उसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। P2 इक्वल टू P1 या फिर P1 इक्वल टू P2 है, यानी उसके संवेग में कोई बदलाव नहीं होता। अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है और वेग को आधा रखा जाता है तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संवेग अपरिवर्तित रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बल के आकार व आकृति में, वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन करता है, गति की दिशा में परिवर्तन करता है, विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर उपरोक्त सभी। तो बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि बल वस्तु के आकार व आकृति में भी परिवर्तन करता है, गति की दिशा में भी, वस्तु के गति की दिशा में भी परिवर्तन करता है बल, और बल वस्तु के विराम की अवस्था में भी परिवर्तन करता है, यानी ये सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, खाना पकाने के बर्तन धातुओं से बने होते हैं क्योंकि वे टिकाऊ होते हैं, लचीले होते हैं, गर्म करने पर टूटते नहीं हैं, ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? खाना पकाने के बर्तन धातुओं के इसलिए बने होते हैं क्योंकि वह ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं, यानी ऊष्मा को अच्छे तरीके से एक छोर से या एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति या फिर विस्थापन। तो आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य तभी माना जाएगा जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने पर वह वस्तु अपने जगह पे विस्थापित हो, और साथ ही बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम होनी चाहिए। जिस दिशा पे बल लगा है उसी दिशा पे विस्थापन होना चाहिए। तो ये क्या माना जाएगा? कार्य माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो इसके वेग को 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा? 20 जूल, 40 जूल, 60 जूल या फिर 80 जूल। तो द्रव्यमान कितना है? 10 kg। प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, और अंतिम वेग ये हो गया प्रारंभिक वेग, मतलब स्टार्टिंग में इतना वेग था, फिर इसको बढ़ाया गया तो अंतिम वेग कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बढ़ा के कितना किया गया? 4 मीटर पर सेकेंड किया गया। तो किसी वस्तु को गति देने में जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा कहलाता है, यानी उसके वेग को बढ़ाया गया, यानी उसको गति दिया गया। तो गति देने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर माना जाता है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? प्रारंभिक
गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी, इसको KE1 लिख लेते हैं, KEI यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कितना हो जाएगी? 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/2, द्रव्यमान 10 किलोग्राम और वेग, प्रारंभिक वेग कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/2 10 गुणे 4, 2 से ये कट जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा आंसर? 20 जूल। ये तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आ गई। अब देखते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा, यहाँ पे देख लेते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा फॉर्मूला यही है, बस इसको बोल देंगे KEF यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 mv², तो यहाँ पे 1/2 मास वही रहेगा 10 kg। अब अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी है? सॉरी, अंतिम वेग कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2 10 गुणे 16, तो ये 5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 80 जूल। अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी आ गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी 80 जूल आ गई। अब कार्य बराबर किया होता है, किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य W होगा KEF यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस KEI आरंभिक गतिज ऊर्जा या फिर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकली थी 80 जूल, यहाँ पे निकली थी ना, KEF निकला था 80 जूल और KEI यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये निकली थी 20 जूल। कितना? 20 जूल। तो कार्य बराबर क्या होता है? फाइनल यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितना निकला था? 80 जूल, माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा था 20 जूल, दोनों को माइनस कर देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा 60 जूल, यानी 60 जूल कार्य किया गया। अब ये W कार्य बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्यों किए? सॉरी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्यों किए? क्योंकि किसी वस्तु को गति देने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसके? गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो टोटल कार्य क्या आ गया? 60 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक का चुंबकत्व किसके कारण होता है? पृथ्वी के अंदर बड़े चुंबक का दबाव, कॉस्मिक किरणें के कारण, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चुंबक का चुंबकत्व इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत केतली का हत्था निम्न में से निर्मित होता है? अर्धचालक से, एक संवाहक से, एक कार्बन के छड़ से या फिर एक विद्युत रोधक से। तो विद्युत केतली है तो उसका हत्था एक विद्युत रोधक से निर्मित होगा ताकि वह करंट को पास ना होने दे। अगला प्रश्न है, तापमान की इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, एम्पियर, सेकेंड या फिर मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु डैश डैश है, कार्बनिक है, स्थिर वैद्युत है, चुंबकीय आवेशित है या फिर आवेशित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आवेशित है। इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है कि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो इसकी समयावधि क्या है? 0.04, 0.04, 0.2, 0.4 या फिर 0.02। तो क्योंकि ये हर्ट्ज दिया है 25 हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। तो यानी आवृत्ति कितनी दी है? आवृत्ति 25 हर्ट्ज दी है। तो आवृत्ति और समयावधि का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समयावधि जिसको T लिखते हैं और आवृत्ति एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आवृत्ति F दिया है क्योंकि 25 हर्ट्ज, तो समयावधि क्या हो जाएगी? T = 1/25, यानी समयावधि आ जाएगी 0.04। आंसर क्या हो जाएगा? 0.04 सेकेंड। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है? चंद्रमा, बिजली का बल्ब, सूर्य या फिर तारा? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा एक स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं उन्हें डैश डैश कहा जाता है? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी या फिर धातु? तो आंसर क्या हो जाएगा? पारभासी। ऐसे पदार्थ जो आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत अपने माध्यम से गुजरने देते हैं उनको पारभासी पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक खोखले गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। यदि आंतरिक सतह अत्यधिक चिकनी है तो यह डैश डैश के रूप में कार्य करेगी? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगर आंतरिक सतह चिकनी है तो यह अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगी। अगर बाहरी सतह चिकनी होती तो यह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता। अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है? क्यूरी तापमान, उदासीन तापमान, अनुत्क्रम तापमान या फिर क्रांतिक तापमान? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी तापमान। लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी तापमान पर अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, पारा, लकड़ी या फिर प्लास्टिक? तो ये जो लकड़ी और प्लास्टिक हैं ये तो कुचालक हैं, ये चालक नहीं है, ये कुचालक हैं। ये ऊष्मा को अपने में से ट्रांसफर मतलब ऊष्मा का संचरण नहीं करते हैं। और जल और पारा में देखा जाए तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी इकाई मैक्सवेल है? चुंबकीय फ्लक्स, पारगम्यता, चुंबकीय सुग्राहिता या फिर चुंबकीय तीव्रता? तो मैक्सवेल किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की। अगला प्रश्न है, 1000 जूल का कार्य 2 सेकंड में करने पर प्रयुक्त शक्ति क्या होगी? 100 वाट, 200 वाट, 20 वाट या फिर 500 वाट? तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य कितना किया गया है? 1000 जूल और समय है 2 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? 1000 बटे 2 यानी आंसर क्या आ जाएगा? 500 वाट। तो 1000 जूल कार्य 2 सेकेंड में करने के लिए 500 वाट शक्ति का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है तो ट्रक की चाल क्या होगी? अब चाल स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है? 48 किलोमीटर या 48 किलोमीटर। टाइम दिया है 80 मिनट। तो स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पे रखते हैं डिस्टेंस 48 किलोमीटर और टाइम 80। अब क्योंकि ये मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज करते हैं तो 60 का डिवाइड हो जाएगा। तो 48 यानी 48, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 60/80। 0 से 0, 8 छंग 48 और 6 छंग 36 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक की चाल क्या होगी? और चाल का मात्रा क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक की चाल क्या होगी? 36 किलोमीटर पर आवर। 10, 8, 6, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसको 36 कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में दिया है। अरे ये आंसर सही दिया है, बस मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो चलिए 36 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मिलीग्राम, जूल प्रति ग्राम या जूल प्रति किलोग्राम? तो यही आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है।
अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश डैश का उदाहरण है। संपर्क बल, असंपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर विद्युत चुम्बकीय बल। तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल यह एक असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगला प्रश्न है, यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाता है तो घर्षण डैश डैश होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, बदलेगा ही नहीं या फिर शून्य होगा। तो यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाता है या किसी भी जगह पे ल्यूब्रिकेंट या फिर स्नेक लगाया जाता है तो वहाँ पे घर्षण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर या फिर थर्मामीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या r वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार होगा, शून्य होगा, पृथ्वी की सतह पर भार का r गुना हो जाएगा, अनंत होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होगा। त्रिज्या r वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार, चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जूल तापमान का एसआई यूनिट है। हवा, पानी और लकड़ी ऊष्मा के खराब संवाहक हैं। द्रव के अणु की गति संवहन द्वारा संभव है। इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सही है कि द्रव के अणु की गति ये संवहन द्वारा संभव है। हवा, पानी और लकड़ी ये ऊष्मा का संचरण नहीं करते, ये ऊष्मा का खराब संवाहक होते हैं। जूल तापमान का नहीं बल्कि जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। तापमान का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विभव, धारा, विद्युत विभव या फिर विभवांतर। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस किसके लिए प्रयुक्त होता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसबायोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो इसमें निकट यानी 3 शब्द है तो इसके अगले 3 अक्षर हैं तो इसके अगले 4 अक्षर वाले लेंस यानी अवतल। इसमें 4 अक्षर है ना, अवतल। तो अवतल लेंस का इसमें प्रयोग होता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, तो इसमें 2 अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं तो इसमें इसके अगले 3 अक्षर वाले यानी उत्तल लेंस का उपयोग होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल या फिर एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। यह पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, गंभीर तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर प्रज्वलन तापमान। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्वलन ताप या फिर तापमान। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी डैश डैश पर बड़ा होता है और भूमध्य रेखा पर छोटा होता है। चांद, ध्रुव, सतह या फिर भूमध्य रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी ध्रुव पर बड़ा होता है और भूमध्य रेखा पर छोटा होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, रिक्टर पैमाने, पॉलीग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। तो भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसका सिस्मोग्राफ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? सल्फर, ग्रेफाइट, मानव शरीर और पानी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। यह अधातु है, यह विद्युत का चालन नहीं करती है। अगला प्रश्न है, जॉन और खान मोटरसाइकिल पर एक खास बिंदु से एक साथ विपरीत दिशा में यात्रा आरंभ करते हैं। उसके जॉन की गति 25 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर और खान की गति 35 किलोमीटर पर आवर है। तदनुसार 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो देखते हैं जॉन की गति क्या हो जाएगी। जॉन को
जॉन की गति ये है 25 किलोमीटर पर आवर। खान की गति हो जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर और समय 15 मिनट दिया है। 15 मिनट है, इसको आवर में चेंज करते हैं। 15/60 यानी 1/4 आवर। अब क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों जा रहे हैं तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल 25 + 35 दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल इन दोनों की चाल का जोड़ हो जाएगा। तो 25 + 35 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष चाल 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 1/4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। यानी 15 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? 15 किलोमीटर होगी। तो अगला आपके सिलेबस में मात्रक और पद्धति पूरा एक टॉपिक ही दिया है, मात्रक पद्धति। तो कुछ मात्रकों को वन लाइनर फैक्ट में देख लेते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होगी? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तापमान को मापने की इकाई केल्विन होती है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। लंबाई मापने की इकाई मीटर है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। समय मापने की इकाई सेकेंड होती है। समय को सेकेंड में मापा जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर/सेकंड² होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्षेत्रफल = क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल हो जाते हैं। कुछ पूरक मात्रक होते हैं जैसे समतल कोण, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन हो जाता है। स्टेरेडियन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।